हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई के प्रीवियस विज्ञान सेट का चौथा पार्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सेट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 35 तक की बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे के 3 सेट में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। वीडियो आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो आइए आज के अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है आपका, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है बराबर, बड़ा, छोटा और अनंत। मित्रों आप सबों को पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए क्या होता है सर? बराबर होता है। मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने का कोशिश करते हैं। आप सबों को पता होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। और हम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि सर प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटने की जो घटना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि ये किरण इस सतह से टकरा रहा है, तो फिर टकरा के आपका इधर आ रहा है, तो जो किरण सतह से टकरा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? आपतित किरण बोलते हैं। और जो किरण आपका टकरा के वापस लौट रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। कौन सा किरण बोलते हैं सर? परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इस पे हम सब जब एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि लंबवत लाइन डालते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अभिलंब कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो अभिलंब को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। और क्या पढ़ते हैं इसको? परावर्तन कोण पढ़ते हैं। मित्रों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रकाश जिस नियम को पालन करके किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, या प्रकाश का परावर्तन जिस नियम के अंतर्गत होता है उसी को हम लोग परावर्तन का नियम कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला क्या आपका? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं सर? तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आपतित किरण आपका सतह से टकराता है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपका कहीं कहीं पे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आपका इस तरह से भी मिलता है कि अभिलंब, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण सारे क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा आपका लॉ क्या कहता है कि आपतन कोण किसके बराबर होती है? तो परावर्तन के बराबर होती है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से ही आपका क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? बहुत ही आसान सा सवाल क्वेश्चन पूछा है, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ध्वनि तरंग आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। हाँ, आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे इस कन्फ्यूज़न में हमेशा रहते होंगे कि अनुप्रस्थ तरंग किसको बोले और अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोले, या यांत्रिक तरंग किसको बोले या फिर अयांत्रिक तरंग किसको बोले। तो आइए छोटा सा एक कंसेप्ट हम लोग तरंग के बारे में भी ले लें। दोस्तों हम लोग तरंग के बारे में क्या कहते हैं कि सर तरंग जो है वो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरित करता है। मतलब आप कह सकते हो कि ट्रांसफ़र करता है, या आप ये भी कह सकते हो कि तरंग जो है वो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और तरंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? तो पहला होता है यांत्रिक तरंग। पहला कौन सा होता है सर? यांत्रिक तरंग। इसको इंग्लिश में हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। और यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं आपके। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग
पहला कौन सा होता है, अनुप्रस्थ तरंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरा कौन सा होता है सर, अनुदैर्ध्य तरंग, और इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग जो है ये आपके द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव के ऊपरी सतह पर और सिर्फ ठोस माध्यम में उत्पन्न हो सकता है। किस माध्यम में सर, सिर्फ ठोस माध्यम में उत्पन्न हो सकता है। और आपका जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये द्रव के भीतरी सतह में उत्पन्न होता है, द्रव के भीतरी सतह में, साथ ही साथ ठोस में भी और आपका गैस में भी उत्पन्न होता है। तो आप कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग आपका तीनों माध्यम, या आप ये भी कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न होते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंग जो है सिर्फ ठोस माध्यम और द्रव के ऊपरी सतह पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी यांत्रिक तरंग की बात। मैंने आपको बताया तरंग दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव, उसके दो टाइप, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ध्यान में रखेंगे कि दूसरा आपका कौन सा तरंग होता है, तो अयांत्रिक तरंग होता है। कौन सा, अयांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग विद्युत चुंबक तरंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विद्युत चुंबक तरंग के नाम से जानते हैं। आपका जो सर प्रकाश तरंग है, आपका जो प्रकाश तरंग है, या फिर रेडियो का जो तरंग है, या एक्सरे वगैरह जो कुछ भी हैं, वो सब क्या है सर, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है और यांत्रिक तरंग है। इन सब तरंगों को माध्यम की जरूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो तरंग का ये छोटा सा कंसेप्ट भी आप अपने माइंड में याद रखेंगे। साथ ही साथ एक और चीज याद रखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग जो है इसमें क्या होता है सर, तो श्रृंग और गर्त होता है। क्या होता है सर, श्रृंग और गर्त होता है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो किस रूप में होता है, तो संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। किस रूप में होता है सर, संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। और ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश आपका कौन सा तरंग है, तो सर विद्युत चुंबकीय तरंग है। और आपका जो ध्वनि है वो कौन सा तरंग है सर, तो ध्वनि के बारे में कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। अच्छा, आपके ऑप्शन सी और डी में अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग दे दिया है और अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग दे दिया है। अब आप में से बहुत सारे इसमें भी कंफ्यूज होंगे, क्या इस टाइप के भी कोई तरंग होते हैं क्या? जी नहीं सर, आपका जो यांत्रिक तरंग का दो पार्ट है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, उसी को ये सजा करके लिख दिया है कि अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग और अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे कि लेंस की शक्ति का संबंध है। आपका ऑप्शन दिया है फोकस का 2 तिहाई, फोकस का अनुकर्मानुपाती, फोकस का व्युत्कर्मानुपाती और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, आप सबों को पता है कि लेंस की शक्ति को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं P = 1/f। जहाँ f क्या है, तो आप कहते हैं सर कि ये फोकस दूरी है। f क्या है सर, फोकस दूरी है। अब यहाँ पे जो ये 1/f लिखा हुआ है, तो हम ये तो कह सकते हैं सर कि लेंस की जो शक्ति होती है उसके फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्कर्मानुपाती होती है। तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, क्या फोकस का व्युत्कर्मानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में कभी कभी इसका यूनिट भी पूछ लिया जाता है, ऐसा यूनिट भी पूछ लिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि लेंस की शक्ति का जो यूनिट होता है, लेंस की शक्ति का जो यूनिट होता है, या कहीं कहीं पे आपको लेंस की क्षमता ऐसे करके पूछा जाता है, तो आप क्या कहेंगे सर, डायोप्टर कहेंगे। क्या कहेंगे सर, डायोप्टर। और इसको हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि वनस्पति घी हम लोग डालडा को बोलते हैं। और ये वनस्पति घी कैसे बनता है, तो सर इसके लिए जो कच्चे पदार्थ की ज़रूरत होती है उसमें हम लोग शामिल करते हैं सोयाबीन के तेल को, या फिर तार का जो तेल होता है उसका, ये कभी कभी हम लोग सरसों के तेल का भी उपयोग करते हैं कच्चे पदार्थ के रूप में। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजनेशन, जो हाइड्रोजनीकरण होता है, उस प्रक्रिया के द्वारा
का जो आपका वनस्पति घी है वो बनाया जाता है, जिसको हम लोग डालडा बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है, तो हम लोग हाइड्रोजनेशन का हिंदी क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपका अगला ऑप्शन है हैबर विधि। तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि हैबर विधि का उपयोग हम लोग अमोनिया गैस के उत्पादन में करते हैं, या इस प्रक्रिया का उपयोग हम लोग अमोनिया बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है आपका सी डेकन विधि। तो डेकन विधि के लिए आप ध्यान देंगे, अगर नहीं होता है तो कॉपी में लिख लेंगे कि डेकन विधि का उपयोग क्लोरीन गैस के उत्पादन में किया जाता है। किसके उत्पादन में किया जाता है सर, क्लोरीन गैस के उत्पादन में किया जाता है। और आपका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है संपर्क विधि, तो संपर्क विधि से हम लोग क्या करते हैं सर, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, H2SO4 का निर्माण करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा है आपसे, तो निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आप सभी कहेंगे कि सर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन आप में से बहुत सारे मित्र बस इसको याद करते रहते हैं कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, कभी इसको समझने का गौर नहीं किए हैं। तो आइए आज इसको समझते हैं कि हम लोग क्यों कहते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। मित्रों, आप सबों को पता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो कितना होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसका परमाणु संख्या होता है 1। भार आप सबों को मालूम होगा, कहेंगे सर बच्चा वाला बात हो गया, तो भार भी इसका क्या होता है सर, 1 ही होता है। अब देखिए, परमाणु संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु भार को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग परमाणु संख्या के बारे में क्या कहते हैं कि किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। तो मित्रों, Z इक्वल टू हम प्रोटॉन की संख्या लिख दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, परमाणु भार के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को, या ये भी कहते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। तो हम लोग परमाणु भार को A से रिप्रेजेंट करते हैं, और A इक्वल टू हमने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो आप कहेंगे चलिए सर ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अच्छा, हमने आपको क्या बोला कि आपको ये जानना है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, और आपने क्या आंसर दिया, तो सर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है, यही चीज़ जानना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है सर, 1 है। तो हम यहाँ पे 1 रख देते हैं सर, परमाणु भार इक्वल्स टू 1 रख दिए। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आपने बोला सर परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि परमाणु संख्या 1 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी सर, 1 ही होगी। तो हम इस फार्मूला में, द्रव्यमान संख्या वाले फार्मूला में 1 रखें द्रव्यमान संख्या के जगह पे, प्रोटॉन की जगह पे 1 रखें, और न्यूट्रॉन तो हमको मालूम करना है कि कितना न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन की जगह हम n रख दिए। अब हम अगर इसको ऐसे सॉल्व करें तो कहेंगे सर 1 है इधर, ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये न्यूट्रॉन आपका बचा रह जाएगा, ये 1 और ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे पूछ रहा है एंगस्ट्रम किसकी इकाई है। बहुत ही आसान सा सवाल, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर A। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर ऊर्जा की इकाई क्या होगा, तो वाट कहेंगे। अच्छा, आप में से बहुत लोग वाट पर आवर भी सोच लिए होंगे, गलती से भी मत सोचिएगा, क्योंकि कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, और जब आप वाट पर आवर कहेंगे तो आप कह रहे हैं कि समय से भाग दे रहे हैं, और जब भी आप समय से किसी चीज़ को भाग देते हैं तो वहाँ पे रेट निकलता है, जबकि आपके ऑप्शन में सिर्फ वाट दिया हुआ है। तो वाट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, और वाट पर आवर शक्ति का मात्रक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आप लोग कहेंगे आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, तो हर्ज और HZ से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वेग मीटर पर सेकेंड होता है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, 31 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोग एक और चीज़ याद रख लेंगे कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ मैं किसके लिए बता रहा हूँ सर, तो 31 नंबर के क्वेश्चन में, जहाँ पे आपने देखा था कि तरंगदैर्घ्य का क्या पूछा गया था आपसे सर,
कि एंगस्ट्रम इकाई है किसका, तो तरंगदैर्घ्य का, और 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया हर्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है सर, हर्ज में। तो आपके 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और ध्यान दीजिएगा आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और आवृत्ति के लिए हम लोग फार्मूला भी लिखते हैं ना, F इक्वल टू क्या सर, तो हम लोग कहते हैं सर F इक्वल टू 1/T। मतलब क्या कि आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं सर, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति। टी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं और टाइम पीरियड का हिंदी आवर्तकाल होता है। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो ये कि अभी जो आप आवृत्ति का यूनिट देख रहे हैं हर्ज, जिसको हम लोग HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका नया यूनिट है, नया मात्रक है। आवृत्ति का जो आपका पुराना मात्रक है, आवृत्ति का पुराना मात्रक वो क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि आवृत्ति का पुराना मात्रक कंपन पर सेकेंड होता है। क्या होता है, कंपन पर सेकेंड, ये आवृत्ति का पुराना मात्रक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मीटर प्रति सेकेंड, तो आप सभी समझ रहे हैं चाल होगा या फिर वेग होगा। और रेडियन में तो हम लोग कोण को मापते हैं, और वाट अभी जस्ट मैंने आपको बताया ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो मित्रों आपका ऑप्शन सी वसा ट्राइग्लिसराइड है। आपका वसा जो है ये सर क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड है। अब आप कहेंगे काहे, ये काहे है ट्राइग्लिसराइड, तो मेरे मित्र ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल इन दोनों से मिलकर के बना होता है। वसा का जो अणु होता है वो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल फैटी एसिड का संयोजन होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं सर, कि चूंकि इसमें ग्लिसरॉल पाया जाता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो ट्राइग्लिसरॉल टाइप होती है या ट्राइग्लिसराइड टाइप होती है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो वसा आपका क्या है सर, ट्राइग्लिसराइड है। अच्छा, आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सर ऑप्शन में जो कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है इसके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो मित्रों कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है आपका पॉलीसैकेराइड। अच्छा, आप में से बहुत सारे के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन ये सब हैं क्या, तो मेरे मित्र ये पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। ध्यान ये भी रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि प्रोटीन आपके शरीर में मांसपेशी को डेवलप करने में सहायक होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। खनिज आपके बॉडी में उतना ज़्यादा कोई कमाल नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसका होना हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि विटामिन का भी हम लोग के शरीर में ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं है, लेकिन जो उसका प्रॉपर रिक्वायर्ड अमाउंट है वो हमारे बॉडी में होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी पूछा गया था और हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अभी हाल ही में हम लोग किससे बेड़ा पार पाए हैं, तो सर पोलियो से। किससे पार पाए हैं सर, पोलियो से। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि पोलियो के उन्मूलन के लिए भारत में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सर, तो कहेंगे अमिताभ बच्चन को। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको पीछे के सेट में बताया था कि हेपेटाइटिस बी के उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक का लक्ष्य रखा है। और हेपेटाइटिस बी के भी अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके उन्मूलन के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए, तो आप कहेंगे अमिताभ बच्चन। दोनों, पोलियो और हेपेटाइटिस बी दोनों। और आपका जो हेपेटाइटिस बी का उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा है ये मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत चल रहा है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरह उनको पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता था, ठीक उसी तरह हेपेटाइटिस बी का भी टीकाकरण किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। मेरे मित्र, आर्द्रता का मतलब क्या होता है,
तो वायु में जलवाष्प की उपस्थिति आर्द्रता कहलाता है, और आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन हाइड्रोमीटर। तो ध्यान में रखेंगे कि जल के घनत्व और स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापता है। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में पायरोमीटर। तो अत्यधिक तापमान को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं सर? लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे और अच्छे से समझ पाए होंगे। अब अगर इससे संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको आगे कहीं मिलेगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।